हमारा पर्यावरण का ये सेकेंड वीडियो है, जो कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पारिस्थितिकी या इकोलॉजी। इंग्लिश में इकोलॉजी बोलते हैं, पारिस्थितिकी या इकोलॉजी। ये ग्रीक या यूनानी भाषा के दो शब्द से मिलकर बना है। इकोलॉजी ये ग्रीक या यूनानी भाषा के दो शब्द से मिलकर बना है। इसमें इको का मतलब इकोलॉजी भी लिख सकते हैं और इकोनॉमिक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है। लोगोज का अर्थ क्या होता है? स्टडी करना या अध्ययन करना। इको का अर्थ क्या होता है? घर या रहने योग्य स्थान। इको या ग्रीक भाषा के शब्द से बना है। ओकोज से ही इको बना है। ओकोज का अर्थ होता है हाउस, घर या रहने योग्य स्थान, या तो परिवार की संपत्ति, घर या सभी को समाहित करते हैं। किसमें? ओकोज में। किसमें करते हैं? ओकोज में। क्या करते हैं? परिवार की संपत्ति, घर या ये सभी को समाहित करते हैं। किसमें? ओकोज में। ओकोज में करते हैं। ओकोज और लोगोज को मिला के जब हम परिभाषा बनाते हैं तो ये परिभाषा बनता है कि घर परिवार रहने योग्य स्थान का अध्ययन करना पारिस्थितिकी कहलाता है। क्या? घर परिवार रहने योग्य सभी स्थानों का अध्ययन करना पारिस्थितिकी कहलाएगा। अब देखिए, अब इसमें किसको रहने योग्य स्थान का अध्ययन करेंगे? तो जीवों को रहने योग्य स्थानों का अध्ययन करना ही इकोलॉजी कहलाएगा। जीवों को रहने योग्य स्थानों का अध्ययन करना ही इकोलॉजी कहलाएगा। अब देखिए, रहता कौन है? जीव ही तो रहता है। निर्जीव को तो कहीं भी रख सकते हैं। देखिए, ओकोज और लोगोज को मिला के परिभाषा बनाया गया है। घर परिवार के रहने योग्य स्थानों का अध्ययन करना ही जीवों के रहने योग्य स्थान का अध्ययन करना है। इसमें ओकोज और लोगोज को जब मिला के शाब्दिक अर्थ निकालते हैं तो अब देखिए इकोलॉजी का परिभाषा। जीवधारियों के कार्बनिक एवं अकार्बनिक वातावरण एवं पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी इकोलॉजी कहा जाता है। इसके अंतर्गत पादप एवं जंतुओं की जनसंख्या, उनके समुदाय एवं पारिस्थितिकी तंत्र को भी शामिल किया जाता है। जर्मन जीव वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकेल ने सर्वप्रथम इकोलॉजी शब्द का प्रयोग 1869 ईस्वी में किया था। ये इम्पोर्टेंट है कि जर्मन जीव वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकेल ने सर्वप्रथम इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1869 ईस्वी में किया था। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है बहुत सारे एग्जाम में। देखिए, इकोलॉजी एक परिस्थिति को व्यवस्थित करने का कार्य प्रसिद्ध अमेरिकी पारिस्थितिक ई.पी. ओडम ने अपनी पुस्तक परिस्थिति की संकल्पना में 1953 में किया और इसके दो कारक बताया। कौन? इकोलॉजी को जो है ई.पी. ओडम ने अपनी पुस्तक पारिस्थितिकी की संकल्पना जो कि 1953 में किया, इसको दो कारक बताया। इसको इकोलॉजी को दो कारक कौन बताया? ई.पी. ओडम ने। किसने? ई.पी. ओडम ने। कौन कौन से कारक हैं? अजैविक और जैविक, एबायोटिक और बायोटिक। अब देखिए, इकोलॉजी को जो है ई.पी. ओडम ने दो संगठक बताया, जो कि ई.पी. ओडम कहाँ का था? अमेरिका का था।
दो संगठक बताए, एक अजैविक और जैविक। अजैविक इंग्लिश में क्या होता है? एबायोटिक और बायोटिक। अजैविक का मतलब हुआ निर्जीव, अजैविक का मतलब क्या हुआ? निर्जीव। और जैविक का मतलब क्या हुआ? सजीव। सजीव जो सजीव जो है संपूर्ण जैव मंडल में पाया जाता है, इसके अंतर्गत आता है। और निर्जीव जो है अजैविक, यह संपूर्ण भौतिक भूगोल के अंतर्गत आता है। एग्जाम्पल में स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल, पर्वत, पठार, मरुस्थल, नदियाँ, सागर, झील, सूर्य का प्रकाश, समुद्र तल से ऊंचाई, ये सब क्या हुआ? निर्जीव हुआ। अजैविक, अजैविक में क्या क्या आया? स्थल, वायु, जल, मन, यानी कि अजैविक का मतलब कौन? निर्जीव। क्या? निर्जीव। तो पर्वत, पठार, मरुस्थल, नदियाँ, सागर, झील, सूर्य का प्रकाश, समुद्र तल से ऊंचाई, ऊंचाई समुद्र तल से ऊंचाई, कहीं ऊंचाई पे जाते हैं तापमान बढ़ता है घटता है, ये सब क्या हुआ? निर्जीव में आया, निर्जीव। अब देखिए सजीव में संपूर्ण जैव मंडल, ऊर्जा के क्रम के अनुसार। अब देखिए उत्पादक, उपभोक्ता और अवघटक, ये तीनों को हम लोग पढ़ेंगे। उत्पादक क्या होता है, उपभोक्ता क्या होता है, अवघटन करता क्या होता है। अब देखिए क्या सूर्य के प्रकाश अगर ना हो तो जैविक कैसे बनेंगे? ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? सूर्य है, सन है। ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? सूर्य है। देखिए थोड़ा सा फिर से, इकोलॉजी, इकोलॉजी को दो संगठक किसने बताया? ईपी ओडम ने बताया, जो कि कहाँ के थे? अमेरिका के थे। तो दो संगठक कौन सा है? दो कारक कौन सा है? अजैविक और जैविक। अजैविक में क्या क्या रखेंगे? जो कि निर्जीव पदार्थ हो, स्थल, वायु, जल, पर्वत, पठार, मरुस्थल, नदियाँ, सागर, झील, सूर्य का प्रकाश, समुद्र तल से ऊंचाई, ईंटा, बालू, पत्थर, कुछ भी रख सकते हैं इसमें। और सजीव, इसमें संपूर्ण जैव मंडल था, उत्पादक, उपभोक्ता और अवघटन करता। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो क्या है? सूर्य है। इसको एकदम याद ही रखेंगे। और पारिस्थितिकी इकोलॉजी को किसने? दो कारक बताए। अजैविक और जैविक किसने? दो कारक बताए। ईपी ओडम ने दो कारक बताए। कौन? अजैविक और जैविक पारिस्थितिकी के, जो कि कहाँ के थे? अमेरिका के थे। हम लोग उत्पादक देख लेते हैं। ऐसे जीव जो ऊर्जा या भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं होते हैं, उन्हें उत्पादक कहते हैं। यानी कि ऐसे जीव जो ऊर्जा के लिए या भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? उत्पादक बोलते हैं। ये स्वयं के लिए आवश्यक भोजन प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से करते हैं। यानी कि ये अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषी कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्वपोषी बोलते हैं। ये अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव जंतु पे निर्भर नहीं है, जैसे कि हरे पादप, पेड़ पौधे, शैवाल, डाइटम, नील हरित शैवाल, ये सब क्या है? अपना भोजन खुद बनाते हैं। किसके द्वारा बनाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। जहाँ कि हम बोल सकते हैं कि अजैविक से ही जैविक का निर्माण हुआ है। कैसे? अजैविक से ही जैविक का निर्माण हुआ है। जैविक का निर्माण क्यों? तो देखिए प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही तो पौधा अपना भोजन बनाता है। तो प्रकाश क्या हो गया? वो जैविक हो गया। और पौधा क्या हुआ? जैविक हो गया। इसलिए बोल सकते हैं कि अजैविक से ही जैविक का निर्माण हुआ है। पृथ्वी के संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण में शैवाल एवं डाइटम का योगदान 90% होता है। और पृथ्वी पर सागर, महासागर का कितना होता है? 71% होता है। पौधे को प्रकाश संश्लेषण करने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए उत्पादक
अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा करते हैं, जिसमें उन्हें क्या क्या आवश्यकता पड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, जल H2O, सूर्य का प्रकाश एवं हरित लवक यानी कि उसको क्लोरोफिल बोलते हैं की आवश्यकता होती है। तो देखिए CO2 इसको आवश्यकता पड़ा, H2O फिर सनलाइट क्लोरोफिल की उपस्थिति में, C6H12O6 O2 प्लस H2O। इसमें जो है CO2 जो है कमी या सोख या रिड्यूसिंग अपचयन का कार्य करता है, और H2O जो है ऑक्सीकरण या उपचयन का कार्य करता है। CHO या ग्लूकोज पौधे का भोजन ऊर्जा है। CHO क्या है? ग्लूकोज पौधे का भोजन ऊर्जा है, और O2 क्या है? ऑक्सीजन है। तो कह सकते हैं कि हरे पादप प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से ये अपने भोजन का निर्माण करते हैं, जिससे CO2 का कमी यानी रिड्यूसिंग तथा जल का उपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन करते हैं। प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाला वर्णक क्या है? रंग द्रव्य यानी कि पिगमेंट, पनहरित या हरित लवक या क्लोरोफिल कहते हैं। अब देखिए क्लोरोफिल में Mg यानी कि मैग्नीशियम नामक धातु पाई जाती है, जिसके कारण पत्तियां का रंग हरा होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि पत्तियां का रंग किसके कारण हरा होता है? तो क्लोरोफिल के कारण हरा होता है। और इससे थोड़ा सा गहराई में जाएं तो पूछा जाता है कि क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? तो कौन सा धातु पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। इससे रिलेटेड एक प्रश्न और मेरा आ चुका है एग्जाम में कि मृदा में मैग्नीशियम की कमी हो जाने पर पौधे की पत्तियां पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या हो जाएगा? वो पीला हो जाएगा। पौधा को देखते होंगे कभी कभी उसका पत्तियां जो है पीला हो जाता है। तो उसमें क्या चीज़ का कमी आ गया है? मैग्नीशियम का कमी आ गया है। किसमें? पौधा में। किसमें आ गया है? मैग्नीशियम का कमी आ गया है। तो हम लोग का उत्पादक खत्म हुआ। अब हम लोग चलते हैं उपभोक्ता पे, कंज्यूमर। उपभोक्ता, कंज्यूमर, ऐसे जीव जो सीधे, डायरेक्ट या परोक्ष या अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट रूप से उत्पादक पर निर्भर होता है, उसे उपभोक्ता कहते हैं। इस प्रकार उपभोक्ताओं में परपोषी गुण पाए जाते हैं। तो उपभोक्ता में कौन सा गुण पाया जाता है? परपोषी गुण पाया जाता है। देखिए यानी कि उपभोक्ता जो है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उत्पादक से जुड़ा हुआ है। तो देखिए ये मेरा उत्पादक हुआ, क्या घास है ये उत्पादक, इससे टिड्डा जुड़ा हुआ है। टिड्डा को कौन खाता है? मेढक खाता है। टिड्डा को कौन खाता है? मेढक खाता है। और मेढक को कौन खाता है? सांप खाता है। और सांप को कौन खा लेता है? मोर खा लेता है। तो देखिए यहाँ कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि मोर भी उत्पादक पर निर्भर है। कैसे? डायरेक्ट नहीं निर्भर है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्ट निर्भर है, क्योंकि घास को टिड्डा खाया, टिड्डा को मेढक खाया, मेढक को सांप खाया, सांप को मोर खाया। तो देखिए यहाँ मोर भी इनडायरेक्ट रूप से किस पे? उत्पादक पे निर्भर है। अगर क्या टिड्डा घास को नहीं खाता तो ये जीवित रहता? नहीं रहता। अगर मेढक टिड्डा को नहीं खाता तो मेढक जीवित रहता? नहीं रहता। और सांप जो है मेढक को नहीं खाता तो क्या ये जीवित रहता? यानी कि एक दूसरे पे निर्भर है, इनडायरेक्ट रूप से। लास्ट में सब जाके किस पे निर्भर है? उत्पादक पे ही निर्भर है। उत्पादक नहीं होगा तो इधर सभी कोई जीवित नहीं रह पाएगा। जिसमें कि टिड्डा क्या है? शाकाहारी है,
शाकाहारी है। और मेढक क्या है, यह एक मांसाहारी है। सांप भी क्या है, मांसाहारी है। मोर भी क्या है, मांसाहारी है। टिड्डा एकमात्र है जो कि शाकाहारी है यहाँ पे। और ये डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ है, उत्पादक से जुड़ा हुआ है। और मेढक इनडायरेक्ट रूप से उत्पादक से जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट। इसके बीच में टिड्डा आ गया, इसलिए यह क्या हो गया, इनडायरेक्ट हो गया। मेढक सांप भी क्या हो गया, मेढक सांप क्या हो गया, इनडायरेक्ट हो गया, अप्रत्यक्ष। तो हम लोग उपभोक्ता भी समझ चुके हैं। आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए शाकाहारी, थोड़ा सा शाकाहारी पे देख लेते हैं। शाकाहारी जो सीधे उत्पादक पर निर्भर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता बोलते हैं। जो कि डायरेक्ट किस पे हो, शाकाहारी पे निर्भर हो, किस पे, उत्पादक पे निर्भर हो, वह शाकाहारी। जितने भी शाकाहारी हैं वो क्या, प्राथमिक उपभोक्ता हैं। तो शाकाहारी क्या होते हैं, सीधे उत्पादक पर निर्भर होते हैं। इसको क्या रखें, शाकाहारी को प्राथमिक उपभोक्ता। जितने भी शाकाहारी है उसको हम रखना है किसमें, प्राथमिक उपभोक्ता में। बस कॉन्सेप्ट यही है, जितने भी शाकाहारी हैं उसको क्या रखना है, प्राथमिक उपभोक्ता में, प्राथमिक उपभोक्ता में रखना है। जो प्रकाश द्वारा संश्लेषण करके अपना खुद से भोजन बना रहा है उसको क्या बोलेंगे, उत्पादक बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, उत्पादक बोलेंगे। शाकाहारी बकरी, गाय, हाथी, घोड़ा, हिरन, जेबरा, जिराफ, गेंडा, ये सब क्या है, शाकाहारी है। शाकाहारी जो है, शाकाहारी से ही मांसाहारी भोजन ऊर्जा ग्रहण करते हैं। शेर, भेड़िया, ये सब क्या है, ऊर्जा जो ग्रहण करते हैं शाकाहारी से ग्रहण करते हैं। कौन, मांसाहारी जीव। अब देखिए मांसाहारी, जो उत्पादक पर अप्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष इनडायरेक्ट रूप से तथा शाकाहारियों पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर होते हैं उसे मांसाहारी कहते हैं। देखिए मांसाहारी जो है उसको बोलेंगे क्या, इनडायरेक्ट यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से। शाकाहारी पे प्रत्यक्ष रूप से निर्भर होते हैं यानी कि डायरेक्ट शाकाहारी पे निर्भर होते हैं, उसे हम मांसाहारी कहते हैं। यह कई प्रकार के हो सकते हैं, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता भी हो सकते हैं। यानी कि मांसाहारी जो है द्वितीय उपभोक्ता भी हो सकते हैं, तृतीय उपभोक्ता भी हो सकते हैं, या सर्वोच्च उपभोक्ता भी हो सकते हैं। कौन, मांसाहारी। लेकिन शाकाहारी जो बताएं ये क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता माना जाता है शाकाहारी को। लेकिन जो है मांसाहारी द्वितीय उपभोक्ता भी हो सकता है, तृतीय उपभोक्ता भी हो सकता है, सर्वोच्च उपभोक्ता भी हो सकता है। देखिए कैसे, जैसे कि ये घास है, इसको टिड्डा खाया, तो ये क्या है, शाकाहारी है, ये प्राथमिक उपभोक्ता है। ये क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता है। और द्वितीय उपभोक्ता क्या है, मेढक है। और तृतीय उपभोक्ता क्या है, सांप है। और चौथा सर्वोच्च उपभोक्ता जो लास्ट में सबको खा रहा है, मोर या बाज है। तो देखिए यहाँ मेढक क्या हुआ, मांसाहारी ही तो है क्योंकि टिड्डा को खा रहा है, ये मांसाहारी है। सांप भी क्या है, मांसाहारी है, ये भी क्या है, मांसाहारी है। किसको खा रहा है, मेढक को खा रहा है। और मोर भी किसको खा रहा है, सांप को खा रहा है, ये भी क्या है, मांसाहारी है। यानी कि ये तीनों क्या है, मांसाहारी है। ये द्वितीय उपभोक्ता यानी कि दूसरी बार खा रहा है, किसको खा रहा है, टिड्डा को खा रहा है। और तीसरा क्या है, सांप है। यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता या सर्वोच्च उपभोक्ता ये मांसाहारी होते हैं। ठीक है, तो प्राथमिक उपभोक्ता समझ गए, शाकाहारी, मांसाहारी, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं। ठीक, द्वितीय, तृतीयक या सर्वोच्च उपभोक्ता ये मांसाहारी होते हैं। अब देखिए सर्वाहारी, ऐसे जीव जो शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों होते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। ऐसे जीव जो शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों होते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। एग्जाम्पल, मानव, चूहा, तिलचट्टा, काकरोच, चींटी, कुत्ता, ये सब क्या है, सर्वाहारी है। ये सब क्या है, सर्वाहारी है। जो मांस भी खाता हो, साग सब्जी भी खाता हो, उसे हम क्या बोलते हैं, सर्वाहारी बोलते हैं। तो सर्वाहारी के अंतर्गत कौन कौन आ गया, मानव, चूहा, तिलचट्टा, काकरोच, चींटी, कुत्ता।
देखिए, खाद्य श्रृंखला बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए क्योंकि सर्वोच्च उपभोक्ता को ऊर्जा न्यूनतम पहुंचती है। इसलिए पारिस्थितिकीविदों ने 4 पोषण स्तर ही उपयुक्त माना है। कितने? 4 पोषण उपयुक्त ही माना है। इसलिए पारिस्थितिकीविदों ने 4 पोषण स्तर ही उपयुक्त माना है तथा उपभोक्ता 4 स्तरों में विभाजित किया गया है। क्योंकि अगर चौथा अगर पाँचवां लेंगे कि ऊर्जा वहाँ तक जाने में इतना न्यूनतम हो जाता है कि संभव नहीं हो पाता है। तो ये देखिए, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता और लास्ट में सर्वोच्च उपभोक्ता इसको बोलते हैं, सर्वोच्च उपभोक्ता। जब हम लैंडमान का 10% ऊर्जा नियम पढ़ेंगे तो ये खाद्य श्रृंखला क्यों नहीं 4 से बेसी होना चाहिए इसको हम बढ़िया से समझा देंगे। क्योंकि बस इतना ही जानकारी रखना है कि जिस तरह से ये टिड्ढा हुआ, फिर मेढक हुआ, जितना सबसे ज़्यादा शाकाहारी ही उत्पादक से सबसे ज़्यादा ऊर्जा ग्रहण कर रहा है, उसके बाद मेढक ही। जितना टिड्ढा ऊर्जा ग्रहण कर रहा है, जितना यहाँ टिड्ढा ऊर्जा ग्रहण कर रहा है उतना मेढक नहीं कर रहा है। जितना मेढक ऊर्जा ग्रहण कर रहा है उतना सांप नहीं ग्रहण कर रहा है। जितना सांप ग्रहण कर रहा है उतना मौर्यबाज ग्रहण नहीं कर रहा है। फिर धीरे धीरे इधर की ओर जाने प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, सर्वोच्च उपभोक्ता, यहाँ तक जाने तक ऊर्जा बहुत न्यूनतम हो जाता है। इसलिए इधर संभव नहीं हो पाता है। देखिए, हम लोग क्या क्या समझ चुके हैं। प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता, इसमें शाकाहारी शामिल होते हैं। ये प्राथमिक उत्पादों एवं हरे पौधे पर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे गाय, बकरी, टिड्ढा, हिरन, खरगोश, हाथी, घोड़ा आदि। अब देखिए, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता भी समझा चुके हैं। वे जानवर, जीव जो भोजन ऊर्जा के लिए शाकाहारी पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर होते हैं, उन्हें मांसाहारी या द्वितीयक उपभोक्ता कहा जाता है। यानी कि प्रत्यक्ष रूप से शाकाहारी पर निर्भर और अप्रत्यक्ष रूप से प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर, प्रत्यक्ष रूप से शाकाहारी पर निर्भर और प्रत्यक्ष रूप से उत्पादक पर निर्भर होते हैं, जैसे मेढक, बिल्ली, लोमड़ी, भेड़िया, मांसाहारी मछली आदि। अब तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता देखते हैं। ऐसे जानवर जो अपने नीचे के सभी पोषक स्तरों से भोजन ऊर्जा प्राप्त करते हैं, अतः वे जीव द्वितीयक श्रेणी को मारकर अपना भोजन बनाते हैं। यानी कि तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता जो है ये हमेशा दूसरे जीव को ही मार के अपना भोजन उपयोग करते हैं, जैसे सांप, शेर, चीता, बाघ, बाज, मोर आदि। इनमें से कौन से द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ता हैं? देखिए, द्वितीयक श्रेणी का उपभोक्ता क्या है? हिरन। हिरन ये क्या है? उत्पादक है। हिरन उत्पादक पे निर्भर होते हैं। खरगोश की भी क्या कहते हैं? घास खाता है, ये भी क्या उत्पादक है। सांप देखिए, ये द्वितीय उपभोक्ता है। ये क्या है? द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। और शेर क्या है? सर्वोच्च उपभोक्ता है, ये भी उसके अंदर आ सकता है। उच्च या सर्वोच्च उपभोक्ता की मांसाहारी, इसे टॉप कंज्यूमर भी बोला जाता है। इसमें वे जीव आते हैं जो सभी मांसाहारी को मारकर खाते हैं, शेर, बाघ, चीता आदि।